एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्सेस आर -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ठीक है। और उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्सेस है वो हमें यहाँ पे गिवन है, और फिर उस क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद हमें उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्टेक्स हमें क्वेश्चन में क्यों है, डेट इज -4 एंड 5। तो यानी एक्स एक्सिस पर क्या है हमारे पास -4, तो एक्स एक्सिस पर -4 ये हो गया, एंड वाई एक्सिस पर है हमारे पास 5, तो वाई एक्सिस पर 5 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी कि ये वाला यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वर्टेक्स हमें कीवर्ड है 0 एंड 7, तो यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 है एंड वाई एक्सिस पर क्या है हमारे पास 7 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5 एंड -5, यानी कि एक्स एक्सिस पर तो हमारे पास 5 है और वाई एक्सिस पर -5 है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास -4 और -2, तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास -4 है और वाई एक्सिस पर हमारे पास -2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ज्वाइंट कर देते हैं। हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। सो देखो इसका एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ए पॉइंट बोल देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे बी, एंड देन इसको सी, एंड इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर डी, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे तो अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे जो डायगोनल है ना उसको ड्रॉ कर देते हैं। आप यहाँ से ए और डी को भी ज्वाइंट कर सकते हो, या फिर आप बी और सी को भी ज्वाइंट कर सकते हो। हमने ए और डी को ज्वाइंट कर दिया। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। एक फर्स्ट एंगल क्या हमारे पास ए सी डी है, और सेकंड ट्रायंगल क्या हमारे पास ए बी डी है। अब ये दोनों ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल से ही इनको फाइंड करेंगे, यानी कि ट्रायंगल का एरिया करके हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड करेंगे। हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल ए सी डी के लिए, ठीक है। सो देखो ए सी डी हमारे पास किस तरीके का ट्रायंगल है, देखो ए सी डी, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, डेट इज हाफ। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास मोड, देन उसके बाद आता है यहाँ पर x1, ठीक है, एंड यहाँ पे होता है y2 माइनस के y3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, देन x2, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास y3 एंड माइनस के y1, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे हो जाएगा x3, एंड ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डेट इज y1 माइनस के y2। उसके बाद मोड, ठीक है, ये हो जाएगा। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ए सी डी के हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो कि हमने फाइंड किए। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 5, और सी के क्या है -4 -2, और डी के क्या है 5 और -5। यहाँ पर इनमें से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2, एंड दिस इज x3 एंड y3। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज को क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज हाफ, एंड यहाँ पे मोड लगा देंगे। x1 मेरे पास कितना है -4, उसके बाद y2 इज -2, एंड y3 इज -5, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में x2 इज -4, एंड देन y3 इज -5 माइनस के y1 इज 5, ठीक है। उसके बाद प्लस में x3 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज 5, एंड y1 इज 5 माइनस के y2 इज 2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, एंड उसके बाद यहाँ पे मोड लग रहा है तो यहाँ पे हम मोड लगा देंगे। मोड का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी जो वैल्यू अगर वो हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो वो क्या कर देता है, उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है अगर हम यहाँ पर मोड लगाते हैं। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन बाद में लगाएंगे। सो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, लेकिन माइनस के 10 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, +40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
ये मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 5 6 7 7 5 से 35, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 35। उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। सो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से हाफ, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस के 12। इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 एंड 4 5 6 7, तो ये जगह यहाँ से 75। ये मेरे पास हो जाएगा हाफ एंड यहाँ पे मोड लगाएंगे और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 6। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम मोड से अगर बाहर निकालेंगे तो देखो हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, अब लेंगे हम ए बी और डी। ठीक है, अब हम ए बी डी ट्रायंगल यहाँ पर लेंगे। तो अब लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, सो ए बी डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, डेट इज -4 एंड 5 है। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, 0 एंड 7, एंड देन डी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 5 एंड -5। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 एंड हो जाएगा y3 माइनस के y1 प्लस में x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखो इसके लिए ए बी डी ट्रायंगल के लिए दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 एंड y3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से हाफ एंड x1 इज -4, तो -4 एंड y2 हमारे पास क्या है 7 माइनस के y3 इज -5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद x2 मेरे पास है यहाँ पर 0, y3 मेरे पास है यहाँ पे -5 माइनस के y1 इज 5। ठीक है, उसके बाद प्लस में x3 इज 5। ठीक है, एंड उसके बाद y1, तो y1 हो जाएगा 5, y1 इज 5 माइनस के y2 इज 7। ठीक है, एंड यहाँ पे लगा देंगे मोड। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास हाफ एंड यहाँ पे 7 और 5 को ऐड करेंगे 12 एंड 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे 8 आएगा, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -48। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे आएगा हमारे पास -10। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हाफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -48 एंड ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास हाफ एंड यहाँ पे ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 8, 4 एंड 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको यहाँ पे तब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल करते हैं तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 29 यूनिट्स आ जाएगा, 29 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो ये मेरे पास देखो फर्स्ट वाले के लिए भी मैं यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने उसको जो क्वाड्रिलेटर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों को यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करती हूँ, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर मेरे पास क्या हो जाएगा, जो भी ये आया था डेट इज 63 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 29। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा। सो हो जाएगा 63 प्लस में 29 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, पास यहाँ से 58 आ जाएगा। ठीक है, 58 और 63 को पास आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे ये एरिया है तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। Number 2 is the base of an equilateral triangle with sides 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find vertices of the triangle. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका जो बेस है, ठीक है, वो वाई एक्सिस पर लाई कर है, यानी कि वो जो ट्राइंगल है मतलब उसका उस ट्राइंगल का जो बेस है वो वाई एक्सिस पर है और उसकी जो साइड है वो 2a है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि उसकी सारी साइड ही फिर 2a होंगी। तो यहाँ पे उसका जो मिड पॉइंट है, जो उस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन पर है। तो यहाँ पे हमें उस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस फाइंड करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमारे पास ना एक ट्राइंगल है, वो हमारा इस तरीके से कुछ वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब उसकी जो साइड है वो क्या है, 2a। देखो ये वाली साइड भी उसकी 2a होगी, ये वाली साइड भी उसकी 2a होगी एंड ये वाली साइड भी उसकी 2a होगी, क्योंकि अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सारी साइड्स होती है वो हमारे पास इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर एक साइड 2a है तो यानी कि जो रिमेनिंग 2 साइड्स है वो भी हमारे पास क्या होंगी, 2a ही होंगी। ठीक है, तो तभी ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें क्या चाहिए, इसके वर्टेक्सेस चाहिए। ठीक है, तो इसके वर्टेक्सेस कैसे फाइंड करेंगे, एक तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, एक ये इसका वर्टेक्स हो गया एंड एक ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स हो गया। तो इसके 3 वर्टेक्सेस हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर इस वाले पॉइंट की बात करती हूँ, यानी कि दिस पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर तो कुछ है नहीं, है ना, एक्स एक्सिस पर तो कुछ है नहीं, तो एक्स एक्सिस पर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर देखो ये है ना, वाई एक्सिस पर ये दिस पॉइंट कितना कितना यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास 1 है। तो ये वाली जो साइड है वो हमारे पास कितनी गिवन है, ए गिवन है, तो यानी कि ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ से ए। तो इसके कोऑर्डिनेट तो आ गए मेरे पास 0 और ए। अब उसके बाद इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इस वाले वर्टेक्सिस की बात करते हैं। सो अगेन देखो ये हमारा एक्स एक्सिस पर तो है नहीं, तो यानी कि 0, लेकिन वाई एक्सिस पर क्या है, ए है, लेकिन इस बार ये नीचे की साइड है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट भी आ गए हमारे पास, ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये वाला रह गया, तो इसको फाइंड करने के लिए, यानी कि इस वाले वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले इस वाले की जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है ना, इसको सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बीच में, इसको मैं यहाँ पर ओ बोल देती हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ए बोल देती हूँ, इस वाले पॉइंट को, ये दिस पॉइंट को मैं यहाँ पे बी बोल रही हूँ एंड इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर सी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ देखो किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, सो बस वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ओ बी सी, ये वाला ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ओ बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है बी और सी, मेरे पास बी और सी ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी कि बी सी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेनस। तो बी सी का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ओ और सी, ये मेरे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस में बेस। तो बेस यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज ओ बी, ये दिस वन इज बेस, तो यानी कि बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी, तो बी सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी एंड सी, ये वाली जो साइड है वो मुझे कितनी की बने, 2a की बने, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a, इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद ओ सी ये वाली जो लेंथ है तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करनी है। ठीक है, तो ओ सी को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस में ओ बी मेरे पास क्या है, ओ एंड बी, ये वाली जो साइड है वो मेरे पास कितनी है, ए है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4a का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 3a इज इक्वल टू ओ सी। तो मेरे पास ओ सी कितना आ गया, यानी कि इस वाले पॉइंट्स के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर इस वाले पॉइंट के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास कितना है, दैट इज √3a। ठीक है, और वाई एक्सिस में तो ये वाला पॉइंट है नहीं, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो यानी कि अब देखो इसके ना यहाँ पर 2 केसेस बन सकते हैं, कैसे, अब बोला गया है कि जो ट्राइंगल है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्राइंगल का जो बेस है वो हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब ये जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो जरूरी थोड़ी कि हमारा राइट हैंड साइड ही लाई करे, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी लाई कर सकता है ना, इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर भी तो ये ट्राइंगल लाई कर सकता है। इसका बेस तो अगेन हमारा वाई एक्सिस पर आ रहा है, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेट्स तो ए और बी तो कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, और अगर मैं इस वाले पॉइंट को आप कुछ बोल दो, इस वाले को अगर मैं यहाँ पर ई बोल देती हूँ तो ई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, -√3a एंड 0, क्योंकि ये इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना 2 केसेस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। सो केस फर्स्ट में क्या होगा कि तब वो हमारे राइट हैंड साइड में अगर हमारा लाई कर रहा है तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0a, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 माइनस के a एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, √3a एंड 0। ठीक है, ये हो जाएंगे, लेकिन
केस टू में क्या कि अगर वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करे तो ए मेरे पास कितना हो जाएगा 0 a, बी मेरे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस के a एंड सी मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस के √3a एंड 0। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फर्स्ट केस क्या है, अगर पी क्यू जो है वो हमारा पैरेलल है वाई एक्सिस के। सेकंड केस क्या है कि पी क्यू जो है वो हमारा पैरेलल है एक्स एक्सिस के। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 2 केसेस गिवन है। सो अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करती हूँ तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि जब पी क्यू जो है वो हमारा पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। सो यहाँ पे पी और क्यू है और ये क्या है यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है x1 और y1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर मेरे पास x2 और y2 है। तो देखो अब इसको ध्यान से समझो कि अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये हमारा फर्स्ट केस में अगर ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरे पास x1 है और ये जो x2 है ये इन दोनों की सेम वैल्यू कैसे। देखो अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट रखो 0 1 2 3 4 इस तरीके से रखो तो यहाँ पे इसके अगर मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास कितना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा ये मेरे पास, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेट इज 3.5, फिर वाई एक्सिस में 1 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे सो देखो एक्स एक्सिस में तो ये मेरे पास सेम ही रहेगा, एक्स एक्सिस में अगेन ही मेरे पास 3.5 रहेगा, वाई एक्सिस में 2 हो जाएगा। फिर अगेन एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पे आ जाऊँगी तो अगेन वो 3.5 रहेगा लेकिन वाई एक्सिस में मेरे पास 3 रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम नीचे आते तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो मेरे पास यही रहेगा 3.5 और वाई एक्सिस में यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे मेरे पास -1 हो गया, -2 -3 इस तरीके से। तो यहाँ पे रहेगा तो 3.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर 3.5 -2, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो x1 है और जो x2 है इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर सेम। यानी कि मैं अगर q के पॉइंट्स को यानी कि x1 और x2 का मेरे पास सेम है तो x2 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ x1 लिख सकती हूँ x1 एंड ये यहाँ पे से मेरे पास कितना हो जाएगा डेट इज y2। ठीक है, तो अगर ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब है यहाँ से कि जो मेरे पास x1 है, x1 और x2 है वो हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये हमारा पैरेलल है तो अगर अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सब मैं लिख देती हूँ दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है यहाँ से हमारे पास। अब देखो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज x1 एंड y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स अभी हमें बताया कि x1 और x2 अगर हमारे पास इक्वल है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा दैट इज x1 एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास y2। ठीक है, अब बस यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास पी क्यू ये हम यहाँ पे हो जाएगा डेट इज x2 मेरे पास क्या है दिस इज x1 तो x1 माइनस के x1 मेरे पास क्या है डेट इज x1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर एंड y2 इज y2 माइनस के y1 एंड इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू एंड देखो तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ ये डेट इज y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से यहाँ पे देखो अगर ये रूट से ये जो स्क्वायर है अगर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा तो अगर तुम हमारे पास इसको कैंसिल कर दे तो जब हम रूट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या होता है दैट इज प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस y2 माइनस के y1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास देखो जब भी हम प्लस माइनस लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं मोड लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा y2 माइनस के y1। अब यहाँ पे हम मोड क्यों लगाते हैं सो देखो कि अगर इस पूरे को सोल्व करके मेरे पास अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो मोड सेट के तो वो मेरे पास पॉजिटिव ही रहेगी। अगर लेकिन इस पूरे को सोल्व करके अगर y1 मेरे पास ग्रेटर है y2 से तो मेरे पास ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये मोड क्या करता है उस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, सो ये तो हो जाएगा कब के लिए फर्स्ट केस के लिए, तब हमारा वो y एक्सिस के पैरेलल था। केस करते हैं। सो सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे मैं पी के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ दैट इज x1 एंड y1 इस बार क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एंड उसके बाद q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखते हैं दैट इज x2 एंड y2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा जो ये p है तो p के कोऑर्डिनेट्स तो ये लिख देती हूँ मैं दैट इज x1 एंड y1। ठीक है, एंड जो q है q के कोऑर्डिनेट्स
ये जो यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो इस क्यू के पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएंगे x2, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, जो y1 है और y2 ये मेरे पास इक्वल होंगे। कैसे, देख आप, जैसे अभी मैंने आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट समझाया था ना, ऐसे ही, ठीक है। तो x2 और अगर हमारे पास y1 और y2 इक्वल है तो मैं y2 की प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ, y1 लिख सकती हूँ। इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ। मेरे पास अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करती तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो p है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, डेट इज x1 एंड y1 आए हैं, एंड q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे मेरे पास y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे। तो अगर y1 और y2 मेरे पास इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं y2 की प्लेस पे क्या लिख सकता है, y1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे मैंने p और q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मेरे पास x2 क्या हो जाएगा, डेट इज x2 ये x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरे पास क्या है y1, एंड y1 भी मेरे पास यहाँ पे y1 है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस के x1 का होल का स्क्वायर, ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब अगर तब मेरे पास ऐसे रूट हटेगा, इस स्क्वायर से जो रूट हटेगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस के डेट इज x2 माइनस के x1, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इस प्लस माइनस की प्लेस पर मोड लगाते हैं। मोड इसलिए लगाते हैं कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो तब वो ये मोड से बाहर निकलेगा तो मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास फर्स्ट केस के आंसर हो गया, एंड ये वाला सेकंड केस के लिए। Number 4 is find a point on the x-axis which is equidistant from the point this and this. So यहाँ पे हमें क्या करना है, x-axis पर पॉइंट फाइंड करना है। तो x-axis पर पॉइंट फाइंड करने का मतलब है कि y तो हमारे पास यहाँ से 0 हो गया, तो हमें यहाँ पे x-axis पर पॉइंट फाइंड करना है जो कि हमारा इक्वल होगा किसके, इस और इस पॉइंट के दोनों के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जो कि इसके और इसके क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर ए बोल देती हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर बी बोल देती हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर सी बोल देती हूँ। सो अगर इक्वल होंगे, इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो ए सी है ना वो मेरा किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ये मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन बी सी के लिए भी लगाएंगे तो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब बस यहाँ पे सिर्फ जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए और सी के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ए और सी, तो ए सी के लिए मेरे पास x2 क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ए सी के लिए बात करते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ए सी के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए और सी। तो ए सी के लिए क्या है, 3 4 है, एंड सी मेरे पास क्या है, डेट इज x एंड 0 है। सो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं x1 y1, एंड इसके लिए दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर बी सी के लिए भी हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बी और सी ये वाले को पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इसको x1 y1, दिस इज x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब ओपन कर लेते हैं, तो देखो इस वाले आप क्या कर सकते हो, इस वाले रूट से वाला रूट यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो इस वाले रूट से वाला रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो वो मेरे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, एंड ये यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, एंड ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा 36। अब क्या हो जाएगा, इस वाले एक्स स्क्वायर से वाला एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस के 6x इज इक्वल टू, और 49 और 36 को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 85 माइनस के 14x, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 25 माइनस के 85 इज इक्वल टू माइनस के 14x, एंड हो जाएगा प्लस के 6x। तो ये यहाँ से मेरे पास हो जाएगा माइनस के 60, एंड हो जाएगा माइनस के 8x। अब माइनस की साइन से माइनस का साइन कैंसिल, तो मेरे पास जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 7.5। और हमें यहाँ पे क्या करने थे, इस ये जो एक्स है इस पर यहाँ पर ये पॉइंट फाइंड करने तो ये जो सी वाला पॉइंट है मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 7.5, एंड वाई पर तो ये कुछ होगा ही नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस पर फाइंड करना था। तो वाई पर तो यानी कि क्या होगा, 0। तो मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स के आगे 7.50।
Question number 5 is find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point this and this. So हमें क्या करना है, एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से पास होकर जा रही है, ठीक है, और उसका जो मिड पॉइंट है यानी कि इस ये दो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है और ये जो मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे मैं पी और बी इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट, एक जो लाइन है, जो पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पे गिवन है। अब एक दूसरी लाइन जो है वो क्या है, वो इस लाइन के मिड पॉइंट से भी पास कर रही है और ओरिजिन से भी पास कर रही है। तो आप अगर इस वाली लाइन का मैं सपोज करती हूँ, इस वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, एंड ये जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है। तो अब एक लाइन जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, वो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से और ओरिजिन से क्या कर रही है, पास कर रही है। ये जो लाइन है ना, अब हमें क्या करना है, इस वाली लाइन का जो है स्लोप जो है वो फाइंड करना है जो कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट और ओरिजिन से पास करके जा रही है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, दिस वाली, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर स्लोप जो है वो फाइंड करना है। स्लोप निकालने के लिए या तो हमें एंगल पता हो, लेकिन एंगल तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, या फिर हमें कोई भी दो पॉइंट्स पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल से तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे एंगल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम स्लोप ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, यहाँ पे स्लोप इस वाली लाइन का, तो इसको मैं यहाँ पर डी और ई बोल देते हैं इसको, ठीक है, डी ई लाइन मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे। तो इस वाली लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, दैट इज y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस के x1, ये मेरे पास यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स है अगर मुझे मिल जाते तो मैं क्या कर लूँगी, इस वाली लाइन का जो स्लोप है उसको इजीली फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे एक पॉइंट तो मुझे यहाँ पे पता है, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट मुझे पता है क्योंकि अगर ओरिजिन से पास करे तो यानी कि ओरिजिन पे हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड वाला है, उस वाला जो ई है, देखो ये ई यहाँ पे नहीं होगा, ये ई मेरे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये जो ई है इसकी हमें फाइंड करना है, ये वाला तो हमें पता चल गया, तो एक तो हमें यहाँ पे पता चल गया, एक तो पॉइंट यहाँ पे हमें पता चल गया, दैट इज 0 0। अब हमें ये ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो कैसे करेंगे, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी। ई क्या है, वो मेरे पास ई पी बी का मिड पॉइंट है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास ई हो जाएगा वो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर मैं एक्स और वाई बोल दूँ, तो यानी कि एक्स एंड वाई, अगर मैं यहाँ पे इस ई के कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पर एक्स एंड वाई में अगर यहाँ पे बोल देती हूँ, तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ई। और मिड पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस में x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड होता है y2 प्लस में y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एंड यहाँ पे x2। तो देखो अगर मैं इस पी वाले पॉइंट की बात करती हूँ, तो इस पी के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या है, दैट इज 0 एंड माइनस के 4, एंड ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कितना है, 8 एंड 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट इज x1, इसको लिख देते हैं x1 y1, दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। अब सिंपल से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x2 मेरे पास कितना है, दैट इज 8 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो जाएगा 0 माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, दैट इज ये आ जाएंगे मेरे पास यहाँ से 4 माइनस के 2, ठीक है। तो यानी कि ई के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं, दैट इज 4 एंड माइनस के 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्लोप के लिए दो पॉइंट्स चाहिए थे, तो दोनों पॉइंट्स तो हमें यहाँ पे मिल गए, सिंपल से अब पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास y2 तो देखो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, दैट इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है y2, तो y2 इज माइनस के 2 माइनस के 0, ठीक है। एंड उसके बाद x2 मेरे पास क्या है 4 माइनस के x1 मेरे पास यहाँ पे कितना है 0, ठीक है। तो अब ये मेरे पास ऐसे कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस के 1/2, यानी कि इसका जो स्लोप है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस के 1/2। एंड हमें यहाँ पे क्या करना था, स्लोप फाइंड करना था। Number 6 is without using the Pythagoras theorem show that the point this are the vertices of a right angle triangle. So यहाँ पे मैं Pythagoras theorem का बिना यूज़ किया हमें शो करना है कि जो हमारे पास 3 पॉइंट्स है ये हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स है। सो अगर यहाँ पे ये वाली लाइन ना लिखी होती तो हम यहाँ पे अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल के शो करने होते तो फिर तो हम यहाँ पे Pythagoras theorem यूज़ करके
इसको शो कर सकते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो उसको हम इस तरीके से शो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी और शो करना है कि जो तीनों के तीनों हमारे पास पॉइंट्स हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट है। हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। वो हमें शो करना है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को शो करने के लिए हम यहाँ पे शो कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है और हमें इसको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे कि देखो, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हमें शो करना होता है तो एक तो पाइथागोरस थ्योरम होती है और सेकंड चीज़ क्या होती है कि जो हमारे पास दोनों का जो स्लोप होता है अगर वो हमारे -1 के इक्वल आ जाता है तो भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक ये जो ट्राइंगल है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसकी जो उन दोनों का जो स्लोप आएगा, दो अगर हम दो स्लोप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो जो होंगे उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों की, तो हमारे किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी एंड इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पर सी बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइंड करते हैं स्लोप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ ए बी का स्लोप, ठीक है। सबसे पहले ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं। हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का यहाँ पर स्लोप फाइंड करते हैं, तो स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड टू x2 माइनस के x1 होता है, ठीक है। तो ए बी की ए और बी, दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 1, सो मेरे पास ऐसे कितना आ जाएगा, डेट इज 3/2, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप फाइंड करते हैं। सो क्या होता है, स्लोप y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस के x1, ठीक है। सो फॉर ए सी के लिए दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 + 1 डिवाइडेड बाय एंड हो जाएगा यहाँ से 4 + 1, तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी का स्लोप फाइंड करते हैं, तो स्लोप हमारे पास क्या होता है, डेट इज y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस के x1। सो फॉर बी सी दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के 3, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज -1, ठीक है। फिर देखो हमें ये चीज़ यहाँ पे शो करनी थी। सो देखो यहाँ पर अगर मैं ए सी का स्लोप लूँ तो ए सी का स्लोप मेरे पास कितना आ रहा है, 1, और अगर मैं बी सी का स्लोप लूँ तो वो मेरे पास कितना आ रहा है, -1, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, -1, और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वो मेरे पास किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो ए सी है वो मेरे क्या है, वो परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड किया तो स्लोप जो है वो हमारे किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। Number 7 is find the slope of the line which make an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। तो यहाँ पे हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ और y-axis में, जब हम एंटी क्लॉकवाइज उसको कैलकुलेट करें। पहले देखो इसको ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे सबसे हम पहले बनाते हैं, होगी हमारे पास y एक्सिस, ठीक है, एंड ये हो गया यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ एक इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लाइन है, ठीक है। और ये क्या कर रही है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर साइड को क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है ना इसका यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है। पता है कि जो हमारा जो स्लोप होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये जो होता है वो हमारा tan थीटा के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो अगर ये वाला मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है, सो ये वाला भी मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। एंड ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा कंप्लीट है वो मेरे पास क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये मेरे पास 90 बना है। उसके बाद ये 30 जो इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो थीटा है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस में 30, ठीक है। यहाँ पे ये जो 30 ये 30 ये 30, तो 30 30 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी का यहाँ पे हमने यूज़ किया कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये वाला हमारे पास 30 डिग्री है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, डेट इज 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा स्लोप होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया कि जो स्लोप होता है वो हमारा tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan और थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 90 प्लस में 30। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा एक्स एक्सिस से ही क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं, जो जो थीटा होता है ना हमारा एक्स एक्सिस से ही होता है। तो इतना तो ये मेरे पास हो गया 90, और 90 के बाद ये वाला कितना हो गया मेरे पास यहाँ से 30 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको 90 प्लस में 30 इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 90 पर ये हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलरेडी पढ़ लिया था हमने कि 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, और जो tan है वो किस में चेंज होता है, कोट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोट 30, लेकिन 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो अगर 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो मेरे पास कितना होता है, दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के कोस 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री की वैल्यू थ्री होती है, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के √3। ठीक है, एंड यही हो जाएगा यहाँ पर स्लोप। Question number 8 is without using distance formula show that this and this are the vertices of a parallelogram. So यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूले के बिना यूज़ के हमें शो करना है कि जो हमारे पास 4 पॉइंट्स की बनी हमारे पैरेललोग्राम के पॉइंट्स, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमारे पास इक्वल होती है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे कि उसकी अगर हम अपोजिट साइड्स शो कर देते हैं कि वो हमारे पास इक्वल है तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे, पैरेललोग्राम का मतलब से हमें समझ में आ रहा है कि उसकी जो लाइंस होगी वो हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो अगर हम यहाँ पे अगर हमें शो करना है कि कोई लाइंस जो है हमारे पास पैरेलल है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे कि अगर कोई भी दो लाइंस का जो स्लोप है अगर वो हमारे पास इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो दोनों लाइंस है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो बस यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्लोप ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम शो करेंगे कि जो दो लाइन है उनका जो स्लोप है वो इक्वल है। तो अगर दो लाइन का स्लोप जो अगर वो यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या शो हो जाएगा कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप यहाँ इस जो ए बी के स्लोप है उसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ m1। ठीक है, सो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस के y1 डिवाइड बाई x2 माइनस के x1। ठीक है, ये होता है मेरे पास। तो अब a और b इसका यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे, तो दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 0 + 1 डिवाइड बाई 4 + में 2, ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप फाइंड करते हैं। तो सी डी के स्लोप को मैं यहाँ पे m2 बोल देती हूँ। तो क्या होता है, y2 माइनस के y1 डिवाइड बाई x2 माइनस के x1। तो फॉर सी डी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 2 3 प्लस के 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। देखो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो अगर जो ए बी है और सी डी का जो स्लोप है अगर वो मेरे पास इक्वल है, तो यहाँ से जो मेरे पास ए बी है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी के। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी का स्लोप फाइंड करते हैं, इसको मैं यहाँ पे m3 बोल देती हूँ। सो हो जाएगा y2 माइनस के y1 डिवाइड बाई x2 माइनस के x1, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस के 0 3 माइनस के 4, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास माइनस के 3। ठीक है, फॉर बी सी दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ ए डी का स्लोप फाइंड करते हैं। सो ए डी के स्लोप को मैं यहाँ पे m4 बोल देती हूँ। तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस के y1 डिवाइड बाई x2 माइनस के x1। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 प्लस में 1 माइनस के 3 प्लस में 2, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के 3। ठीक है, सो फॉर ए डी के लिए आपको पता चल गया ना, दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का जो स्लोप है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर इक्वल आया है। तो यानी कि यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि दैट इज स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी है वो हमारा पैरेलल है ए डी के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो ये है ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि
इसके जो हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है, इक्वल आया, तो स्लोप इक्वल आया, यानी कि जो लाइन्स है वो पैरेलल है, लाइन्स पैरेलल है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है।